हाय गाइस, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूं एकदम मस्त बैठे होंगे, एक्साइटेड बैठे होंगे और तैयार होंगे, क्योंकि अपनी उदय 2.0 की जर्नी, अकाउंटेंसी की हमारी जर्नी को कंटिन्यू करने का टाइम आ गया है। जी हां, उदय 2.0 यानी कॉमर्स फॉर क्लास 11th आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ, आप सभी के पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म कॉमर्स इजीली पे। मैं हूं आपका अकाउंटेंसी मेंटर और जैसा मैंने कहा, उदय 2.0 की जर्नी, अकाउंटेंसी की जो हमारी यात्रा है, उसे अब आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। दोस्तों, कहां पहुंच गए थे, याद आ रहा है कुछ? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अपन ने कंप्लीट कर लिया और वहां पिछले चैप्टर के एंड में मैंने आपसे यह वादा भी किया था कि बस कुछ दिनों की बात और है और हम वहां से फटाफट जंप करेंगे टुवर्ड्स आवर प्रैक्टिकल पोर्शन। तो प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत पास है, बहुत नजदीक हम पहुंच गए हैं, बहुत जल्दी प्रैक्टिकल जर्नी हमारी स्टार्ट होने वाली है। फिलहाल हम फोकस्ड हैं हमारी थ्योरेटिकल जर्नी पे, तो फटाफट से जुड़ जाइए क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम नया चैप्टर। तो जैसे कि परंपरा रही है हमारी, क्या करना होगा आपको एकदम अपराइट पोजीशन में बैठ जाना है, कुर्सी की पेटियां एकदम कस के बांध लेनी है क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वन एडवेंचरस जर्नी। टर्बुलेंस एक्सपेक्ट करने की वैसे जरूरत नहीं है, बट अगर आ भी जाता है, अगर आपको लगता है कि सर इस जर्नी में थोड़ा सा टर्बुलेंस है, हमारा जी घबरा रहा है, तो टेंशन मत लीजिएगा। यूर इन द केपेबल हैंड्स ऑफ योर फेवरेट पायलट यानी कि मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जिसका नाम है जी क्या? इसका नाम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हम आज देखेंगे अकाउंटिंग का प्रोसेस, उसके बारे में समझेंगे, हम उसका एक इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और हम देखेंगे कि स्टेप्स आखिर अकाउंटिंग में हैं क्या। जाइए जरा पीछे, अकाउंटिंग का जब फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, जब इंट्रोडक्शन करवाया था मैंने आपको अपने पसंदीदा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी से, अपने बोले तो आपके और मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी से, तो उस इंट्रोडक्शन के दौरान हमने सीखा था हमने समझा था कि अकाउंटेंसी में कुछ प्रोसेसेस होंगे। अकाउंटिंग इज अ फंक्शन जिसमें कई सारे और मल्टी फंक्शंस होते हैं या सब फंक्शंस हम कह सकते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, जिनको कंबाइन करके हम कहते हैं कि जी अकाउंटिंग पूरी हो गई। उसमें शुरुआत के कुछ फंक्शंस हमने पढ़े थे जिन्हें हम कहते थे कि ये हैं पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, और उसके आगे बढ़ के हमने देखे थे कुछ प्रोसेसेस जिनका मतलब था, जिन्हें कंबाइन करके कल्मिनेट करके हम क्यूमुलेटिव बोलते थे कि ये है हमारी अकाउंटिंग। तो आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं कि क्या क्या है आपके प्रोसेस, अकाउंटिंग के प्रोसेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या उनमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये थ्योरी हमारी आगे वाली प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रैक्टिकल जर्नी हम करने जा रहे हैं, ये मान लीजिए कि अभी बस रनवे पे चल रहे हैं, थोड़ी देर में उड़ान होने वाली है। थ्योरी इज द रनवे, कि रनवे पे आपका प्लेन आ गया है, टैक्सी कर रहा है टुवर्ड्स द रनवे, चलने की तैयारी हो गई है। एक जगह ऐसी आएगी जहां मैं कहूंगा कि हाँ, अब यहां हमने ब्रेक लगा दिया है, अब फुल स्पीड में आगे बढ़ेंगे और हम कर लेंगे जी टेक ऑफ विद आवर प्रैक्टिकल जर्नी, राइट? तो आज हम देख लेते हैं उसी प्रैक्टिकल जर्नी का प्रील्यूड, उसका एक तरह से हम पहला वाला जो प्रीफेस बोलते हैं बुक का, हम वो देखने जा रहे हैं विद प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एज वेल एज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत मजा आने वाला है उसमें, क्योंकि वहां पे आपको कुछ ऐसे ऐसे मजेदार रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगा जिसको सुनकर ही आप बहुत ही दिलचस्पी से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए, तो विदाउट फर्दर अडू हम आगे बढ़ते हैं विथ आर अकाउंटिंग प्रोसेस। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये है जी हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब यहां अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस कुछ आपने पढ़ा है, कुछ आपने समझा है, कुछ आपने देखा भी है। याद आ रहा है इसमें से कुछ? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्या था? सोचो, जोर डालो दिमाग पे। क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो बनाए जाते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से और बैलेंस शीट के रूप में।
करेक्ट है। तो अकाउंटिंग का प्रोसेस, अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो आपने पढ़ी थी, एक छोटे लेवल पे अकाउंटिंग का प्रोसेस हमने फर्स्ट चैप्टर में समझा भी था। अब आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों थोड़ा लार्जर वर्जन ऑफ द सेम अकाउंटिंग प्रोसेस। तो जैसा आप देख सकते हैं मल्टी कलर्ड बॉक्सेस आपके लिए लेके आया हूं मैं। यहां पे हम देखने जा रहे हैं जी हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस की शुरुआत कहां से हो रही है? फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप क्या देखा था दोस्तों? क्या देखा था यारों? पहला स्टेप था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। यहां पे हम एक लाइन खींचते हैं बाकियों से अलग बताने के लिए। तो सबसे पहला प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग अ ट्रांजैक्शन। तो यहां ट्रांजैक्शन की बात क्या हुई? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वेदर अ ट्रांजैक्शन इज फाइनेंशियल और नॉट। पहली चीज जो देखनी है वो ये देखनी होगी कि क्या ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या हुआ? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और मनीज वर्थ। कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और मनीज वर्थ। यानी भैया पैसा बोलता है, और जब पैसा बोलता है तो ऐसा बोलता है कि सारी दुनिया रुक के सुनती है। तो यहां पे हम यही बात करेंगे। द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन, वेदर अ ट्रांजैक्शन इज फाइनेंशियल और नॉट। उसका फाइनेंशियल नेचर है या नहीं। और फाइनेंशियल नेचर कैसे पता करेगा? फाइनेंशियल नेचर पता चलेगा जी इफ दैट ट्रांजैक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी या मनीज वर्थ। तो यहां पे हमने क्या समझा कि भाई इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, पैसे का लेन देन हो रहा है या होने की संभावना है। अगर ऐसा ट्रांजैक्शन है तो हम ये कह सकते हैं कि यस इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स। तो अकाउंटिंग प्रोसेस की शुरुआत हमने वहां से कर दी है, एक ट्रांजैक्शन को पहचानने से। जैसे कि एग्जांपल आपके लिए लिया था हमने, आपकी कंपनी के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मैनेजर साहब अगर रिटायर होके जा रहे हैं तो क्या ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? क्या इस इवेंट को मनी या मनीज वर्थ में मेजर किया जा सकता है? जी नहीं। दैट इज वाई द रिटायरमेंट ऑफ अ वेरी एफिशिएंट मैनेजर विल नॉट बी रिकॉर्डेड। क्यों? क्योंकि उसका कोई मॉनेटरी इंप्लीकेशन, मॉनेटरी वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। तो उस वजह से हमने उन्हें रिकॉर्ड नहीं करके दिखाया था। वी मूव अहेड। ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई कर लिया है साहब। ट्रांजैक्शन क्या है ये आप पहचान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। द नेक्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज, व्हाट इज दैट? प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। सर वाउचर्स, इससे पहले भी ये नाम सुना है जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म डिस्कस करे थे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में भी आपने वाउचर्स के बारे में हमें समझाया था, और उस दौरान एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ था जहां पे हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि सर ये वाउचर आखिर हैं क्या? क्या ये प्रीपेड वाउचर्स हैं? क्या ये डिस्काउंट वाउचर्स हैं? क्या ये स्क्रैच एंड विन वाउचर्स हैं? जी नहीं। वाउचर्स एसेंशियली होते क्या हैं? वाउचर्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग द अकरेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जिसका मतलब क्या हुआ? ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कागजात जो सबूत पेश कर रहे हैं कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ था। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करा। उस आइडेंटिफाई किए हुए ट्रांजैक्शन को कहीं पे फॉर द टाइम बीइंग, कुछ एक टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए आपको रिकॉर्ड करके रखना था ताकि आपके दिमाग से निकल ना जाए। बुक्स बनाना थोड़ा टिपिकल प्रोसेस होता है, थोड़ा आगे बढ़ के करने वाला काम होता है, लेकिन जब तक आप बुक्स बनाने का काम शुरू करें, ऐसा हो सकता है कि आप हो थोड़े भुलक्कड़। गजनी याद है क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को सच में वो बीमारी हो कि भैया 10 मिनट बाद भूल जाते हैं। हो सकता है, एमनीशिया इज अ रियल प्रॉब्लम, बट 10 मिनट बाद अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भूल गए तो उसकी रिकॉर्डिंग बुक्स में करेंगे कैसे?
और रिकॉर्डिंग बुक्स में अगर नहीं करी तो आप कई सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वायलेट कर देते हैं, जैसे कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग कॉन्सेप्ट और साथ में फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। क्योंकि क्या कहता था फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन? भैया जो कुछ हुआ है वो सब कुछ सच सच बता दो। अब नहीं बताया तो परेशानी हो गई। तो यहां पे उन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या कहते हैं? हम करते हैं सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग, यानी जो सबूत पेश करे दी अकरेंस ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ है, इसका सबूत पेश कहां से किया जाएगा? इसका सबूत पेश किया जाएगा जी इस डॉक्यूमेंट द्वारा, जिसे कहते हैं हम क्या? इसे कहते हैं हम वाउचर। तो वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द अकरेंस ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, इसको सबसे पहले नोट किया जाएगा वाउचर में। लेकिन यहां पे मैं बता देना चाहता हूं, अ वाउचर इज नॉट एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। व्हाई? क्योंकि वाउचर कंपनीज के बीच में बदलता रहेगा। मेरे कंपनी का वाउचर का डिजाइन कुछ और हो सकता है, आपके बिजनेस के वाउचर्स का डिजाइन कुछ और हो सकता है। देयर इज नो स्टैंडर्ड रूल और अ स्टैंडर्ड डिजाइन फॉर वाउचर्स। आप जितना इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव वाउचर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैं चाहूं तो जितना डल बनाना चाहूं बना सकता हूं। इट इज अप टू मी एंड अप टू यू। तो इसका कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है। इसीलिए यहां पे जब हम पहली बार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम इसे ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजैक्शन नहीं मानते। दिस इज जस्ट टू हेल्प अस मूव ऑन विद द अकाउंटिंग प्रोसेस, बिकॉज द थर्ड स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, तीसरा स्टेप क्या आता है आपके अकाउंटिंग प्रोसेस में? वो है जी रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर चुके हैं, फाइनेंशियल है, वाउचर में रिकॉर्डिंग हो चुकी है, एविडेंस आ गया है कि हां ऐसा कुछ हुआ तो था। अब इसको पहली बार फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड, फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जी हां, पहली बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। कहां पे? द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कहां कहां क्या क्या बुक्स होंगी? जर्नल होगी आपकी, जी हां, या फिर जिन्हें हम कहते हैं सब जर्नल्स। भाई जर्नल तो एक बुक है, जर्नल एक बुक है और उसके कई पार्टीशंस, कई पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके एक साल में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। अब ये सारे ट्रांजैक्शंस अगर मुझे एक ही जगह रिकॉर्ड करने की नौबत आ गई, तो जो किताब बन के आएगी वो किताब होगी एक ग्रंथ जैसी, महाग्रंथ जैसी। अब ये महाग्रंथ मैं हर जगह उठा के नहीं जा पाऊंगा, तो मेरे लिए सहूलियत, कन्वीनियंस क्या है? कन्वीनियंस होगा अगर मैं सारे ट्रांजैक्शंस को उनके नेचर के हिसाब से अलग अलग छोटी छोटी किताबों में बांट दूं। कि भैया परचेज का ट्रांजैक्शन है, इसको एक ही बुक में रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ परचेज से रिलेटेड, इसे कहेंगे परचेज बुक। परचेज में भी जो क्रेडिट परचेज है, मतलब ऐसा सामान खरीदा था, पैसा दिया नहीं है, अभी दुकान से सामान लेके आए, पैसे नहीं दिए हैं, इस तरह की जो परचेजेस हैं इन्हें एक जगह रिकॉर्ड कर लें। इसी तरह जो सामान हमने बेचा है जिसके बदले हमें पैसे नहीं मिले, उस तरह की सेल्स को अलग बुक में रिकॉर्ड कर लें। तो ये अलग अलग बुक्स जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से रिकॉर्ड करने के काम आ रही हैं, वो होती हैं आपकी सब जर्नल्स। तो पहला रिकॉर्ड हमने कहां किया? एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल या सब जर्नल। हम बढ़े आगे, अगला प्रोसेस क्या आया साहब? अगला प्रोसेस है हमारा लेजर में पोस्टिंग करना। ये जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं इन्हें इनके नेचर के हिसाब से बांट दिया जाता है कि कौन से अकाउंट में कौन सा ट्रांजैक्शन जा रहा है, एंड देन ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द जर्नल
on the basis of accounts involved in the transaction. Accounts involved. तो जब हम जो अकाउंट्स आपके ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है उस बेसिस पे इन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करके अलग अलग ट्रांसफर कर देते हैं, वो हो जाता है जी आपका पोस्टिंग टू द लेजर वाला प्रोसेस। यहां से आगे बढ़ेंगे, लास्ट जो प्रोसेस है हमारा वो आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये टोटल क्या आ रहा है अब, दिस इज summarizing the results of the financial activities carried out by the business. अब जरा गौर फरमाइए, क्या ये सब पढ़ के अगर आप देखते हैं तो अब आप अकाउंटिंग की पूरी डेफिनेशन में आ रहे प्रोसेसेस को ब्रेक करके यहां नहीं लिख सकते? ये क्या है सर? ये हो गया आइडेंटिफाइंग, करेक्ट है। उसके बाद ये क्या है सर? ये दोनों मिला के अगर मैं बोलूं, यहां पे मैं जरा पेन दूसरा ले लेता हूं, ये दोनों मिला के क्या है सर? ये है हमारे रिकॉर्डिंग। उसके आगे का देखिए क्या होता था, व्हाट वाज द नेक्स्ट प्रोसेस सर? ये आ गया हमारा क्लासिफाइंग, है कि नहीं? और लास्ट एंड फाइनल हमारा क्या है? ये आ गया सर हमारा एक मिनट, एनालिसिस नहीं लिखेंगे हम इसको क्या लिखेंगे पहले? समरी एंड एनालिसिस लिखेंगे इसको, ठीक है? हम इसको लिखेंगे यहां पे समरी एंड एनालिसिस, सही है? तो अब आपके सामने अकाउंटिंग की पूरी डेफिनेशन आ गई। इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। देखा तो कितना आराम से समझ आया पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस। और यही अकाउंटिंग प्रोसेस अब हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है? जब हम आगे प्रोग्रेस करेंगे तो हम आगे यही अकाउंटिंग प्रोसेस देखने वाले हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा जो आपको हमें देना होता है, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में मैं क्या कहना चाहूंगा आपसे, जैसा कि आप मेरे पीछे ये इमेज देख सकते हैं, ये इमेज आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि भैया अभी तो हमने शुरुआत ही करी है। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो डर गए आसमान से। क्योंकि हमारी उड़ान हमें आसमान से भी ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है और हमें अभी से उसकी तैयारी करनी है। इसीलिए हम लेके आए आपके लिए उदय बैच। उदय अर्थात राइज, करेक्ट है? सूर्योदय क्या मतलब होता है? सूर्योदय इज सनराइज, जब सूरज उदय हो रहा हो। उसके बाद तो पूरी यात्रा बचती है और ये यात्रा जाके खत्म कहां होगी? क्लास 12th के हमारे बैच पे, जिसका नाम है क्या? शिखर। एंड शिखर का क्या मतलब होता है? समिट, पर्वत की चोटी। तो ये यात्रा हम ऐसे ही शुरू कर रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ, क्योंकि अभी हमें बहुत दूर जाना है दोस्तों। आसमान से भी ऊंची है हमारी उड़ान, तो तैयारी भी वैसी ही करेंगे, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं आगे बढ़ के। हमने प्रोसेसेस देख लिए भाई, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हम समझ चुके। आज जो सेकंड डिस्कशन हमें करना था वो क्या करना था? हमें देखना था सर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब सर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से आप क्या कहना चाहते हो? क्या है ये बेस? बेस तो हमने एक ही जगह सुना है, बड़ा ही लजीज जो होता है पिज्जा, कि पिज्जा का एक बेस होता है, उसके ऊपर टॉपिंग्स वॉपिंग्स चीज वीज डाल के सर ओवन में डाल के ऐसे निकाल के एकदम गर्मा गर्म जब आता है तो हा जो खुशबू आती है, वाह।
अभी मुंह में पानी आ गया सर, है ना? खा लेना आराम से मंगवा के, मना नहीं कर रहा। यहां पहले समझ लो कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का आखिर मतलब क्या है। तो बेटा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है जो अब आप लोगों के सामने चित्रकारी आ रही है। व्हाट आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपके क्या क्या है? तो देखिए जरा, ये हैं आपके बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर टू बेसिस, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे। क्या कैश वाला हिसाब रखना है या अक्रूवल वाला हिसाब रखना है? अब अक्रूवल नाम तो आपने सुना है, नाम तो सुना होगा। कहां सुना होगा? सुना है जब हमने बात करी थी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस की। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस में हमने 3 अजम्पशंस देखे थे। पहला था गोइंग कंसर्न, अर्थात जो है वो चलता जाएगा, बिजनेस है चलता जाएगा, मालिक बदल सकते हैं लेकिन बिजनेस तो चलता जाएगा। सेकेंड वॉज कंसिस्टेंसी, माही भाई डीआरएस सिस्टम। जब माही ने डीआरएस के लिए अप्लाई करा, हमेशा अंपायर ने कहा कि भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कंसिस्टेंसी हमने पढ़ी। थर्ड पार्ट हमने क्या देखा था? थर्ड फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन था अक्रूवल। जो अक्रूवल आपको क्या कहता था कि पैसा मिल गया या नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, मिल जाना चाहिए था या नहीं ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक्सपेंसेस की बात करें तो क्या खर्चा कर दिया गया, हाथ से पैसा चला गया या नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है क्या पैसा चला जाना चाहिए था। समझे? जहां से अक्रूवल से ही हमने 2 कॉन्सेप्ट और पढ़े थे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये दोनों आपके अक्रूवल फंडामेंटल अजम्पशन से ही निकल के आए हैं। तो फिर हम यहां क्या बात कर रहे हैं सर? यहां हम बात कर रहे हैं आपकी अकाउंटिंग किस तरीके से करी जा सकती है। तो सर आपने तो कहा था कि फंडामेंटल अजम्पशन मानना जरूरी होता है, बिल्कुल कहा था, लेकिन उसके साथ में यह भी तो कहा था कि अगर नहीं मानते तो बुक्स में बता के चलो कि भैया हम ये वाला अजम्पशन नहीं मान रहे हैं। अगर आप नहीं लिखते हैं ऐसा कुछ तो हम ये मान के चलेंगे क्योंकि ये अजम्पशन है, तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि भैया आप अक्रूवल फॉलो कर रहे हैं। बट अगर नहीं कर रहे हो तो बता दो ना भाई, बताते चलो कि सर हम ना अक्रूवल फॉलो नहीं कर रहे। तो फिर क्या फॉलो कर रहे हो? आप फॉलो करेंगे अपना कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, मैं आपको एक बहुत मजेदार एग्जाम्पल समझाता हूं जैसा मैंने वादा किया था। देखिए, एक डॉक्टर की बात करें या एक वकील की बात करें, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप डॉक्टर साहब के पास गए अपना इलाज करवाने, कोई सर्जरी करवानी थी आपको, और आपने डॉक्टर साहब से क्या कहा कि डॉक्टर साहब सर्जरी कर दीजिए, सफल हुई तो पैसे दे देंगे, क्या दिक्कत है? या फिर आपने वकील साहब से यह बात करी कि वकील साहब ऐसा है, केस लड़िए, जीत गए तो पैसे दे देंगे आपको। कौन से डॉक्टर साहब या कौन से वकील साहब इन कंडीशंस पे काम करने को तैयार हो जाएंगे? नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। डॉक्टर हो, वकील हो, या मैं बात करूं प्रोफेशनल्स की, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से यह बात नहीं कर सकते जाके कि सर रिटर्न फाइल कर दो, पैसे बाद में दे दूंगा। हालांकि रियलिटी में कई बार यही होता है, विच इज इंटरेस्टिंग। ऐसा होना नहीं चाहिए बट रियलिटी में होता यही है कि सर रिटर्न फाइल कर दो, फिर 3 साल के लिए तो मैं शक्ल ही नहीं दिखाने वाला। ये बात और है, आप ये बोलते नहीं है बट करते वैसा ही है। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, बात ये करने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहां कि भैया प्रोफेशनल्स जो होते हैं आपके, जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्रीज ले रखी हैं, लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एक्सेट्रा, उनके साथ आप हमेशा कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ही देखेंगे। 99% प्रोबेबिलिटी विल बी कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। व्हाई? क्योंकि उनका प्रोफेशन, उनका जो सर्विस प्रोविजन का तरीका है वो ऐसा ही है कि पैसा मिलेगा तब सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी, उसमें क्रेडिट बेसिस नहीं रख सकते वो। ये नहीं हो सकता कि डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर देते हैं और उसके बाद पेशेंट को बोलते हैं कि ठीक है 3 महीने बाद पैसे दे देना, वो नहीं होगा। पैसा उसी टाइम, अपफ्रंट पेमेंट, कई जगह तो एडवांस भी आपको देना पड़ता है, अपफ्रंट पेमेंट होता है, कंसल्टेशन फीस आप देते हैं,
वकील एक एक सिटिंग के लाखों रुपए लेते हैं। 1 घंटे आपसे बात करी, आपका केस समझा, उसके लिए वो लाखों रुपए ले लेंगे। ये नहीं कहते कि अच्छा ठीक है आप मुझे बताइए, मैं आपका केस लड़ भी लेता हूं, जीत भी लेता हूं, फिर 3 महीने बाद आके पैसे दे देना। भाई ऐसा करेगा तो उसका घर कैसे चलेगा? तो इसीलिए आप देखेंगे कई ऐसे बिजनेसेस जहां पे हम फॉलो करेंगे कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो अब हमें यहां समझ लेना है कि सर आखिर ये कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है क्या। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो जरूरत चाहूंगा यहां एक लाइन ड्रॉ करने की। ये लाइन है इन दोनों सिस्टम्स के बीच में, हमें डिफरेंशिएट करने में मदद करेगी, उसके लिए खींची गई लाइन है ये। तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहता है वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज received or paid। यहां पे ट्रांजैक्शंस आप तभी रिकॉर्ड करते हैं जब भैया जी या तो कैश मिल रहा है या कैश पे हो रहा है। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन अ कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। वहीं बात करें हम अक्रूवल सिस्टम की, तो अक्रूवल ने क्या कहा था? अक्रूवल ने यह कहा था कि भैया पैसा मिल रहा हो या पैसा पे किया गया हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है इंपॉर्टेंट? क्या पैसा मिल जाना चाहिए था या पे कर दिया जाना चाहिए था? तो अक्रूवल के लिए हम क्या लिखेंगे? ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन इकोनॉमिक बेनिफिट और इकोनॉमिक लायबिलिटी हैज क्या अराइजन। मतलब कि भाई इकोनॉमिक बेनिफिट पैसा मिल जाना चाहिए था या इकोनॉमिक लायबिलिटी पैसा दे दिया जाना चाहिए था, ये दोनों में से कुछ भी अगर हो गया है तो हम अक्रूवल बेसिस में ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। एक्चुअल कैश पेड और नॉट कोई मैटर नहीं करता, लेकिन यहां पे कैश बेसिस में एक्चुअल कैश पेड, एक्चुअल कैश रिसीव्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग तभी हो सकती है। अब बात करेंगे हम किस चीज की? भाई अब हमने 2 बेसिस तो देख लिए, हमने एग्जांपल भी समझ लिए कि सर एनी अदर बिजनेस ये काम कर सकता है, बट प्रोफेशनल्स जो हैं, जो सर्विस प्रोवाइड आपको करते हैं, नॉर्मली हमने सोचा और हमने देखा और हम पाएंगे भी ये कि आपके 99% प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं कि सीधा सीधा आप पैसा देंगे, उसकी रसीद आपको दी जाएगी, फिर आपको जो सर्विस उनको प्रदान करनी है वो सर्विस भी प्रोवाइड करवा देंगे आपको। तो बात आती है जब 2 बेसिस हैं, 2 तरीके हैं अकाउंटिंग करने के, तो सर क्या इन 2 तरीकों के बीच में किसी तरह का कुछ कंपटीशन टाइप नहीं है? कंपटीशन बोले तो सर इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होगा क्या? बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब हम देखेंगे अपने अगले डिस्कशन में। अगला डिस्कशन हमारा यही है। तो क्या है हमारा डिस्कशन? हमारा डिस्कशन आज होगा रिलेटेड टू दीज बेसिस, कि भाई बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपने देख लिए, एक है कैश बेसिस, एक है अक्रूवल बेसिस। आपने ये समझ लिया कि कैश बेसिस क्या कहता है, ये समझ लिया अक्रूवल बेसिस क्या कहता है। तो अब जरा समझिए इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, डिफरेंस बिटवीन कैश एंड अक्रूवल बेसिस। तो तैयार हो समझने के लिए कि भैया इन दोनों में आखिर फर्क है क्या? तो चलिए देखते हैं फर्क है क्या। तो आ जाओ भैया, ये आ गई आपकी टेबल, दिस इज द डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल जैसा कि आप जानते हैं एक कॉलम होता है जिसमें हम लिखते हैं बेसिस, कि इन दोनों के बीच में किस बेसिस पे हम फर्क कर रहे हैं, कि क्या है वो डिसाइडिंग फैक्टर जो ये बता रहा है कि ये तो अलग है और ये अलग है। कैश बेसिस ऐसे काम करेगा, अक्रूवल बेसिस ऐसे काम करेगा। उसके लिए क्या निर्णायक
जो अवस्था है वो क्या है? तो सबसे पहली अवस्था है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो जैसा हमने पीछे देखा, कैश बेसिस रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, यानी जहां पैसा दिया या लिया जा रहा है, कैश इज बीइंग पेड और रिसीव्ड, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बेसिस, only cash transactions, whereas accrual basis makes complete record of all cash as well as credit transactions. Second बात करेंगे हम टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग, इनकम कब रिकॉर्ड करें? कैश बेसिस में इनकम की रिकॉर्डिंग होगी, इनकम्स आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन रिसीव्ड इन कैश। जब पैसा मिल गया आप इनकम रिकॉर्ड कर दो साहब, जब भी मिल गया। लेकिन अक्रूवल क्या कहता है? अक्रूवल कहता है ऑल इनकम्स आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम देम और नॉट। पैसा मिला या नहीं मिला मैटर नहीं करता भाई साहब, मिल जाना चाहिए था क्या, इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज हो गया है क्या, अगर हां तो अक्रूवल बोलेगा कर लो बेटा रिकॉर्डिंग। थर्ड आता है हमारा वही एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग कब होगी? तो कैश बेसिस में एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग होगी व्हेन एक्सपेंसेस आर paid in cash which have been paid in cash, whereas accrual basis क्या कहेगा? Expenses recorded whether cash is paid for them or not. We move ahead with fourth point, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का फंडा क्या होता है? या आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब क्या है भाई? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हुआ? क्या वो एक्सपेंस जो बाहर खड़ा है? नहीं नहीं नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ये हुआ वो खर्चा जो कर दिया जाना चाहिए था लेकिन अभी तक किया गया नहीं है। बिजली का बिल पे कर देना था, आज तक पे नहीं हुआ है, इट इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भैया। प्रीपेड एक्सपेंस इसका उल्टा, कि सर खर्चा हुआ नहीं है, पैसे पहले ही दे दिए अपन ने, मतलब बिजली विभाग को हम पहले ही बोल के आ गए कि हमें पता है तुम बिल निकालने वाले हो, लो पकड़ो पहले ही इतने रुपए। दिस इज प्रीपेड एक्सपेंस। इसी तरह दो और टर्म्स होते हैं इनकम के रिस्पेक्ट में, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का क्या मतलब हुआ? सर मैं काम करके आ गया हूं, पैसे ही नहीं दे रहे हैं, यह है अक्रूड इनकम। जहां इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज हो चुका है, आपको पैसे मिल जाने चाहिए थे, मिल नहीं रहे साहब, दिस इज अक्रूड इनकम। एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि सर राम राम जपना पराया माल अपना, ना 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 ऐसे नहीं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब हुआ कि पैसे किसी ने पकड़ा दिए, अब वो आपसे एक्सपेक्ट करके बैठा है कि भैया आप काम भी करोगे, और आप कहते हो हाँ करेंगे, रुको जरा सब्र करो। करेक्ट? तो ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये सुनने में ही क्या लग रहे हैं? पैसा आ नहीं रहा है, पैसा जा नहीं रहा है। तो जब पैसा आ भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा, तो कैश बेसिस में इनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। कैश बेसिस डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल दीज पॉइंट्स। आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो, अक्रूड इनकम्स हो या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो, कैश बेसिस में कोई जगह नहीं है इनकी। तो फिर ये बेसहारा लाचार चार बच्चे कहां जाएंगे? ये जाएंगे दूसरे परिवार में। वो बोलते हैं अक्रूवल भाई साहब से कि यार आप तो हमें एक्सेप्ट करो, और ये कहते हैं बिल्कुल करेंगे, दिस टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल सच आइटम्स। अक्रूवल कहता है आ जाओ भाई, सब आ जाओ, आन दो। तो अक्रूवल बोलते हैं मैं तो सबका ध्यान रखूंगा। अच्छा जी, तो ये तो हमने पढ़े कुछ 4 पॉइंट्स। अब देखते हैं इसके आगे की कहानी कि भाई इसके अलावा भी सर कुछ डिफरेंसेस हैं क्या? बिल्कुल हैं डिफरेंसेस। इसके अलावा भी हमारे पास 3 डिफरेंस और हैं। 5वां डिफरेंस है हमारा लीगल पोजीशन, अर्थात लीगैलिटी कितनी है। तो लीगैलिटी के साथ छोटा सा प्रॉब्लम है कि बाकी सारे एक्ट्स तो कैश बेसिस को अलाउ कर भी दें, इतने में एक एक्ट ऐसे खड़ा हो जाता थोड़ा चौकीदार और थानेदार बनके कि ना 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 मैं नहीं अलाउ करना, मैं बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगा। और कौन सा एक्ट है वो? द कंपनीज एक्ट 2013 कैश बेसिस को रिकॉग्निशन नहीं देता है। कंपनीज एक्ट ने साफ कहा भैया अकाउंटिंग अगर करनी है तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं कि भाई पैसे के हिसाब से पैसा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो जान दो, ना 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 ऐसा नहीं। कंपनीज एक्ट ने साफ कहा कि हम सिर्फ अक्रूवल कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे, कैश कॉन्सेप्ट को नहीं। हम जानते ही नहीं है, हमारे लिए कैश कॉन्सेप्ट इज लाइक तू कौन मैं खामखा, हमें नहीं मतलब है इससे।
इसके आगे हम देखते हैं असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। अच्छा भैया एक बात समझो, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जो कन्वेंशन था फुल डिस्क्लोजर का, वो क्या कहता था कि जो कुछ हुआ है बिजनेस में ईमानदारी से सच्चाई से बता देना। हम बात करते हैं कैश बेसिस, मतलब मान लो जैसे कोई इंटरोगेशन चल रहा है, दो मुजरिम पकड़े हैं, एक कैश है एक अक्रूवल है। अब कैश वाले पे हम पानी डाल के पूछ रहे हैं मुंह पे उसके कि बता तू इस समय कहां था। उसी लहजे में हम उससे पूछते हैं कि बता क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कोई हिसाब है तेरे पास। कैश बेसिस कहता है ना 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 कोई हिसाब नहीं है साहब। उसी समय अक्रूवल से भी पूछा जा रहा है दूसरे कमरे में, तुम बताओ कोई हिसाब है तुम्हारे पास। वो कहता बिल्कुल है सर, ये रहा हिसाब सारा। अब जो दोनों मुजरिमों ने हमें हिसाब दिया है उसमें से किसका हिसाब ज्यादा एक्यूरेट होगा? वो जिसने सब चीज रिकॉर्ड करी होगी, अर्थात अक्रूवल बेसिस के थ्रू जो प्रॉफिट निकल के आता है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दर्शा रहा है आपके बिजनेस का, और ये इन लाइन है किसके? आपके फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल से, आपके फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन से। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन यही कहता था कि जो कुछ हुआ है सब सब बता देना, सच सच बता देना, ताकि ट्रू एंड फेयर व्यू निकल सके बिजनेस का, उसके प्रॉफिट का। तो अक्रूवल ने कहा बिल्कुल साहब, एक बार भी मार खाए बिना उसने सीधे सीधे सच बता दिया कि ये हुआ है, देख लो ये था प्रॉफिट। डंडे किसको पड़े? डंडे पड़े हमारे कैश बेसिस को, क्योंकि उसके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और फिर सीना तान के कह रहा है कि प्रॉफिट तो ये होना चाहिए। अरे कैसे होना चाहिए भाई? चीजों का हिसाब नहीं रख रहे हो और बोल रहे हो कि सच्चा प्रॉफिट ये है। गलत बात है, बहुत गलत बात है। तो कैश basis does not ascertain the correct profit or loss because it does not make a complete record of all cash and credit transactions, whereas accrual ascertains correct profit or loss, क्योंकि complete record है कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का, जो कुछ हुआ है सब है यहां। लास्ट पॉइंट हमारा डिफरेंस का है सूटेबिलिटी। तो जैसा आपको मैंने बताया, कैश बेसिस इज सूटेबल फॉर प्रोफेशनल, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स। भाई ठीक है, वो तो कहेंगे पहले पैसा उसके बाद काम, यानी कुछ कुछ ठीक उसी गाने की तरह है। क्या जूते दो पैसे लो? ना ना पैसे दो जूते लो, वही वाली बात है यहां। तो डॉक्टर्स यही कह रहे हैं इलाज चाहिए, कंसल्टेंसी फी पहले दे दो बेटा। लॉयर कह रहे हैं कंसल्टेंसी मिलेगी, पैसा दे दो, बचा भी लेंगे केस से। लेकिन बाकी बिजनेस एंटरप्राइजेस जो प्रॉफिट मोटिव पे काम कर रहे हैं उनके लिए अक्रूवल बेसिस ही काम आता है, क्योंकि उनके साथ यह अवस्था हो सकती है कि भैया सामान बेच दिया, पैसे नहीं मिले, वो चाहेंगे भी कि खरीद लें, पैसे बाद में पे करें। ये दोनों चीजें इनके लिए पॉसिबल है। तो कंपनीज के लिए, बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए अक्रूवल बेसिस ज्यादा लॉजिकल पड़ता है। ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, उनके लिए अक्रूवल सिस्टम इज मोर सूटेबल। और कंपनीज एक्ट ने तो कह भी दिया कि भैया कैश तो हम मानेंगे ही नहीं, तो कंपनीज के लिए तो अक्रूवल ही एकमात्र ऑप्शन है। सही है, चलिए तो आज के इस पूरे डिस्कशन में वन शॉट में हमने देख लिया अपना पूरा चैप्टर, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एज वेल एज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फिलहाल के लिए इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, मिलेंगे बहुत जल्दी आप लोगों से अपने अगले सेशन के साथ, जहां पे हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। तब तक के लिए क्या कहना चाहूंगा मैं, सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ वंडरफुल इजीली फैमिली। और हाँ, प्रैक्टिस करते रहिएगा, रिविजन करते रहिएगा, लेकिन विद अ स्माइल। मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी अपने अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड आई विल बी सीइंग यू। बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल। चलिए।